हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कुमार। तो चलिए दोस्तों, हम कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और इसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर करा रहे हैं। वीडियो के 2 पार्ट हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो जब आपने अगर वो नहीं किए हैं तो पहले जाइए वो कर लीजिए। और ये वीडियो का हमारा दोस्तों 3rd पार्ट है। जी हाँ, ये वीडियो का 3rd पार्ट है और इसमें हम आपको कराते हैं सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो दोस्तों, वीडियो के बाकी पार्ट में हमने काफी सारी चीजें आपको समझा दी थी जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है वो क्या है। तो इसको आपको समझना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो के इस पार्ट में हम समझते हैं सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो दोस्तों, गुट निरपेक्षता की एक नीति अपनाई गई थी। ये एक दृष्टिकोण था, एक विचारधारा थी जिसको तीसरी दुनिया के देशों ने अपनाया। अब मैं आपको बार बार 2 चीजें बोलता रहता हूं, वो आपको समझनी होंगी। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया हम अमेरिका को कहते हैं और उसके साथ जितने भी देश थे जो पूंजीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे उसको हम कहते थे पहली दुनिया के देश या पहली दुनिया। और दूसरी दुनिया सोवियत संघ और उसके जो साथी थे, यानी कि उसके साथ जो देश शामिल थे वो जो विचारधारा को फॉलो करते थे साम्यवादी, उसको हम दूसरी दुनिया के देश कहते थे। और ये तीसरी दुनिया के जो देश हैं दोस्तों, ये वो देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए नए मतलब स्वतंत्र हुए थे, अभी अभी आजाद हुए थे। तो ये अफ्रीका के और एशिया के देश थे, इनको हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। तो तीसरी दुनिया के देशों ने दोनों ही महाशक्तियों या दोनों ही गुटों में, यानी कि पूंजीवादी और साम्यवादी, इन दोनों से ही वो अलग रहे। इन्होंने अपनी अलग ही विचारधारा को अपनाया, इसीलिए इसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन को मतलब कहते हैं। या इस गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो तीसरी दुनिया के देश थे उन्होंने ना तो पहली दुनिया को फॉलो किया ना ही दूसरी दुनिया को फॉलो किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो पहली दुनिया यानी कि अमेरिका और पूंजीवादी गुट को अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक दुश्मन की निगाह से, उनको शत्रु की निगाह से देखा जाएगा। सोवियत संघ की मतलब सोवियत संघ उनको शत्रुता की निगाह से देखेगा, जाहिर सी बात है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कोई भी तीसरी दुनिया का देश अगर शामिल होता है साम्यवादी विचारधारा यानी कि सोवियत संघ के अंदर, तो वो अमेरिका का दुश्मन बनेगा, ये बात निश्चित थी। इसीलिए इन्होंने किसी से भी दुश्मनी मोड़ नहीं ली। रीजन आपको मालूम ही है, रीजन बस वो सिंपल सीधे से थे भाई, अभी अभी आजाद हुए हैं नए नए देश, उनकी अर्थव्यवस्था का, उनका सामाजिक, उनका राजनीतिक विकास होना एक हमारा अनिवार्य था और जरूरी था बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर उनको विकास करना है, देशों को विकसित श्रेणी से या जो पिछड़ी हुई श्रेणी थी उससे अगर विकास की ओर बढ़ना है तो जाहिर सी बात थी वो स्वतंत्र होकर किसी विचारधारा को फॉलो ना करें, अपनी एक नई विचारधारा को फॉलो करें जिससे उन पर युद्ध की आशंका कम से कम ना मंडराए। तो इसीलिए इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपना बनाया। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था इसको समझिए। एक गुट निरपेक्षता की नीति पूछी जाएगी आपसे कि गुट निरपेक्षता किसे कहते हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी जाती है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जाती है कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो क्या है। तो गुट निरपेक्षता का ही अर्थ होता है दोस्तों कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, यानी कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी नीति जिसमें दोनों ही खेमों से समान रूप से दूरी बनाई जाती है। दोनों ही खेमों से, दोनों ही गुटों से, दोनों ही महाशक्तियों से, अमेरिका और सोवियत संघ से अलग रहा जाता है, इनकी विचारधारा को फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं गुट निरपेक्षता। यानी कि इन लोगों को ये कैसे सपोर्ट कर रहे थे, एक तरीके से नैतिकता के तौर पे। अगर नैतिक आचरण के तौर पे कोई भी खेमा अगर सही है तो वो उसका सपोर्ट करेंगे, और अगर दूसरा खेमा कोई गलती कर रहा है तो उसका वो सपोर्ट नहीं करेंगे। यही हमारा गुट निरपेक्षता है। आइए और डिटेल में समझते हैं। तो विभिन्न गुट या शक्तियों से अलग रहने की नीति, जिसमें नैतिकता के आधार पर गुटों का समर्थन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के देशों ने इस विचारधारा को अपनाया जिसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है।
और आगे चल के यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बदल गया। कैसे? स्टार्टिंग में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से हमारे ही थे, और नासिर थे मिस्र देश से थे, और टीटो यूगोस्लाविया से थे, और इन्होंने ही सबसे पहले हमारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। इस आंदोलन का जो पहला सम्मेलन था, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हमारा 1961 में बेलग्रेड के अंदर हुआ। उस समय इसके 25 देश सदस्य थे। लेकिन अगर हम बात करें 2019 के अंदर इसका फिर से हमारा सम्मेलन हुआ, तो ये हमारे इसके 120 विकासशील देश इसके हमारे सदस्य बन चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में 120 सदस्य इसके बन चुके हैं। तो ये आपको याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार फिर हम आपको इसको समझा देते हैं तेजी से कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब है कि किसी भी महाशक्ति में किसी भी देश का शामिल ना होना, जो विकासशील देश थे या नव स्वतंत्र राष्ट्र थे या तीसरी दुनिया के देश थे, वे केवल नैतिकता के आधार पर उनका समर्थन करना। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के जो देश थे, इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लिया। सबसे पहले हमारे नेहरू जी भारत से, नासिर मिस्र से, और टीटो यूगोस्लाविया से थे, जिन्होंने इस नीति को अपनाया। और हमारा इसका पहला सम्मेलन 61 में हुआ, 1961 में बेलग्रेड के अंदर। उस समय 25 देश के सदस्य थे। वर्तमान समय में इसके 120 देश सदस्य हैं। इसके जो उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य, वो क्या हैं, इसको जरा समझ लीजिए। तो इसका हमारा जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उस साम्राज्यवाद का विरोध करता है, यानी कि जो ऐसी साम्राज्यवादी नीतियों को फॉलो करते हैं, यानी कि जैसे आपने हमारा देखा था ब्रिटिश साम्राज्यवाद, यानी कि ब्रिटिश शासन ने देशों को गुलाम बना रखा था और अपनी नीति को फॉलो करवाया करते थे। तो इस प्रकार के साम्राज्यवाद का ये विरोध करता है। यूएनओ का ये समर्थन है, यानी कि हमारा यूनाइटेड जो नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसको समर्थन करता है। और विश्व शांति को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन। जी हाँ, ये हमारा मांग करता है कि जो सुरक्षा परिषद है उसका पुनर्गठन किया जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना है, यानी कि यूएनओ के अंदर एक सुरक्षा परिषद है, उसको हम आपको आगे के चैप्टर में समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा। तो सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्यता है या अस्थायी सदस्यता है, उसको प्राप्त करने की कुछ कंडीशन है। तो उन कंडीशन में ये चाहता है कि इसमें क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, ताकि विकासशील देश भी इसके स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने का इनको मौका मिल सके। इसके साथ साथ निशस्त्रीकरण और गुटों का विरोध। तो दोनों गुटों का ही विरोध करता था, यानी कि जो दो ध्रुवीयता था ये इनके विरोध में था, यानी कि हमारा पूंजीवादी गुट अमेरिका और सोवियत संघ साम्यवादी गुट, दोनों का ये विरोधी था और ये दोनों का ही हमारा विरोध करता था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये निशस्त्रीकरण चाहता है। जी हाँ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांत है कि विश्व में निशस्त्रीकरण हो। निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि जो जितने भी हमारे हथियार हैं, चाहे वो परमाणु हथियार हैं, चाहे हमारे वो जैविक हथियार हैं, इनको क्या करा जाए, इनमें इनकी जो संख्या है उनमें वृद्धि नहीं की जाए, बल्कि इनको नष्ट किया जाए, और ताकि मतलब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हम शांति कायम कर सकें। तो ये हमारे शस्त्रीकरण की जो होड़ थी उसका विरोध करता है। और नस्लवाद, जातिवाद और रंग भेदभाव, ये जो हमारे पूरे विश्व के अंदर कायम था, ये इसका भी हमारा विरोध करता है। इसके साथ साथ आपसी सहयोग, यानी कि यहाँ जो हमारे देश हैं, जितने विकासशील देश हैं, जो इसके सदस्य हैं, ये आपस में एक दूसरे को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जितना भी हमारा डेवलपमेंट करना है या विकास करना है, उसमें ये एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। जी हाँ, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का है। ये चाहता है कि विश्व के अंदर नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आए, ताकि जो विकासशील देश हैं उनको भी अपना विकास करने का या आर्थिक विकास करने का मौका मिले। तो चलिए, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं हमारी नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की ओर, कि जो नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट होने वाला है, लास्ट पार्ट होने वाला है। आपको लगता है कि इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो का एक पार्ट और लेके हम आने वाले हैं, जिसमें हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे कि इस चैप्टर के अंदर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से हमारा
मतलब क्वेश्चन को पूछा जाता रहा है, तो उस प्रकार से हम आपको दिखाएंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन के नजरिए से वो क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों हम क्या पढ़ा रहे हैं और हम अपने नोट्स, ये नोट्स के फॉर्म में है, इसको बस एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ये नोट्स की फॉर्म में ही है। और हम इस बात का देखिए, हम तो दावा करते हैं लेकिन और हम कोई दावा भी नहीं कर रहे यार, आप खुद मतलब पैरामीटर लीजिए ना। और पैरामीटर होता है पुराने वर्षों के जितने भी हमारे पेपर है ना, वो किसी भी एग्जाम के लिए उसका पैरामीटर निर्धारित मतलब करते हैं। तो उसका निर्धारण करने का हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा सटीक है, सही है, मतलब सही पढ़ा रहे हैं सर या गलत पढ़ा रहे हैं, वो आप बिल्कुल तय कर सकते हो। पुराने ईयर के जितने भी हमारे पेपर हैं उनको आप देखिए, क्या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं या नहीं पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए बाकी वीडियो में हम बताएंगे नेक्स्ट वाली कि आप लोग क्या क्या मतलब कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। अभी फिलहाल हम नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से यार वीडियो को लाइक तो करो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो 1972 में यूएनओ ने व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ था। यूएनओ के अंदर क्या हुआ था, विकास और हमारा व्यापार से संबंधित हमारा एक सम्मेलन हुआ था, एक बैठक बिठाई गई थी, जिसमें यूएनओ ये तय करना चाहता था कि जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है उनका विकास कैसे किया जा सकता है। तो इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो ये हमारी ट्रेड की और डेवलपमेंट की एक न्यू पॉलिसी थी, इसको लेकर आए थे, नई रणनीति लेकर आए थे। तो इसमें क्या करा गया कि जो विकासशील देश थे उनके जो मुखिया थे या उनके जो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये कहा कि भैया आपको इस नई अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ हमारा सुधार करने की आवश्यकता है। तो क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है कि विकासशील और जो पिछड़े देश हैं उनके जितने भी संसाधन हैं, उनके देश के अंदर जो संसाधन हैं उन पर उन्हीं देशों का नियंत्रण होना चाहिए। जैसे आपको मालूम है पहले हमारे ब्रिटिश शासन यहाँ पर हुआ, यानी कि हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर ब्रिटिश शासन मतलब तबाही मचा दी थी। और उनके संसाधन जो भी थे उनको कैसे भी करके क्या करा था, उनका शोषण किया जा रहा था। और उनके जो हमारे संसाधन थे उन पर क्या करा जाता, मतलब हथियाया जा रहा था। आज भी आप कहीं ना कहीं ईरान, इराक, कुवैत, ऐसे काफी सारी मतलब कंट्री हैं जिनका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यूएसए आए दिन इन पर आक्रमण करता रहता है, इनके बीच में युद्ध होते रहते हैं, तनातनी होती रहती है। उसका प्रमुख कारण हमारे हैं खनिज संसाधन ही हैं। तो ये मतलब यूएनओ से सिफारिश की गई थी कि जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं इनके अंदर जितने भी संसाधन है ना, उन सारे के सारे संसाधनों पर इन देशों का खुद का नियंत्रण होना चाहिए। इसके साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये इन्होंने कहा था कि भाई जो विकासशील देश है उनको क्या करना है, उनको आर्थिक विकास के अवसर देने हैं और पिछड़े हुए देशों को आर्थिक विकास के हमको क्या देना है, मौका देना है और उनको ताकि लाभ मिल सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो विकासशील देशों का अर्थव्यवस्था में उनकी जो भूमिका है उनकी भी हमारी बढ़ोतरी होनी चाहिए। यानी कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसमें हमारा जो विकसित और विकासशील देश है उनका अगर हम योगदान देखेंगे ना, तो विकसित देशों का बहुत अधिक योगदान है और विकासशील देशों का बहुत कम योगदान है। इसमें ये सिफारिश की गई थी कि जो विकासशील देश हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनका जो योगदान है ना उसमें वृद्धि की जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए ताकि वो अपनी वृद्धि को बढ़ा सकें। इसके साथ साथ जो विकासशील देश हैं उनकी जो आर्थिक असमानता है, यानी कि जो विकसित देश हैं उनका तो आर्थिक स्तर बहुत ऊंचा है और जो विकासशील और पिछड़े देश हैं उनका आर्थिक स्तर बहुत ज्यादा नीचा है। इसीलिए इनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने की जरूरत है, इनको वृद्धि करने की जरूरत है, इनको अवसर प्रदान करने की जरूरत है। इसीलिए बाजार में इनका जो योगदान है ना, यानी कि जो व्यापार होता है विकासशील देशों के माध्यम से जो व्यापार होता है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं क्या करने की जरूरत है, वृद्धि करने की जरूरत है। और यूएनओ ने इसको क्या करा था, सपोर्ट किया था, यानी कि विकासशील देशों को कहीं ना कहीं हमें डेवलप करना चाहिए। तो ये हमारी नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी कि ये एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम आया था, न्यू पॉलिसी आई थी, इसी को हम अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। और इसमें
कुछ सुधार के लिए सिफारिश की गई थी वो ये थी। तो इस प्रकार से हमारा ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ ये आपका फर्स्ट चैप्टर यही समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब हम उस वीडियो में आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उन क्वेश्चंस को भी हम एक्सप्लेन करें तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।